अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हमादुल हक और मैं फिर हाजिर हूं अपने माइंड मैप के साथ, जिसके अंदर मैं दिखा रहा हूं आपको आज सॉल्वे कॉन्फ्रेंस। सॉल्वे कॉन्फ्रेंस के माइंड मैप बनाने में मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगे हैं और इसके अंदर तमाम हेडिंग्स, तमाम डेफिनेशन, तमाम डेट्स मैंने ऐड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। इसके अंदर से हम ये देखेंगे कि 1927 में जो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये तस्वीर ली गई। इस तस्वीर के अंदर 17 में से 17 जो कैंडिडेट्स हैं इस तस्वीर के अंदर, इस तस्वीर के अंदर टोटल 29 अटेंडेंट हैं, जिसमें से 17 ने नोबेल प्राइज जीता था। नोबेल लॉरियट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंने साथ एक ट्रॉफी का सिंबल शो किया है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये लोग नोबेल लॉरियट्स हैं। सॉल्वे कॉन्फ्रेंस 1927। सॉल्वे कॉन्फ्रेंस अभी भी होती है, लेकिन वो बस एक किस्म की फेमस हो गई इतनी, तो दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा सॉल्वे कॉन्फ्रेंस अभी भी होती है, लेकिन ये 1927 की सॉल्वे कॉन्फ्रेंस जो है ना थोड़ी सी ज्यादा फेमस हो गई, क्योंकि नोबेल लॉरियट्स बहुत बैक रो, यानी मैंने इसको पहले डिवाइड इस तरीके से किया है कि हमारे पास जो बैक रो है यहाँ पर, ये चश्मों वाले भाई जिसे अगस्त पिकार्ड कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये बैक रो है। फिर उसके बाद ये नील्स बोहर से स्टार्ट हो रही है, ये सारी यहाँ तक अर्नेस्ट तक, पॉल अर्नेस्ट, इन तक जो है ना वो हमारे पास मिडल रो है, और फिर सबसे बड़ी जो है आगे फ्रंट रो। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम बैक रो को देखेंगे, बैक रो में कौन कौन शामिल है। बैक रो में हजरात ही। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है बैक रो में, फर्स्ट पर्सन जो हमें नजर आ रहा है वो है अगस्टस पिकार्ड। अगस्टस पिकार्ड जो है वो 28 जनवरी 1884 में पैदा हुए और 24 मार्च को 1962 को ये डाइड हुए। ये स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखते थे, एक्सप्लोरर थे और इन्वेंटर थे। ठीक है, ये फेमस हैं हाइड्रोजन बलून फ्लाइट में। यानी आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस चूंकि लाइटेस्ट ऑफ ऑल है, तो जब हम इसको बैलून में भरते थे और इसको हल्की सी हीट देते थे, तो चूंकि ये गर्म गैस ऊपर की तरफ जाती है ड्यू टू कन्वेक्शन प्रोसेस, हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है ना बलून उड़ता था, एक बंदे, दो बंदे, तीन बंदे, चार चार, पांच पांच बंदों को लेके भी ये बलून उड़ा। ये एक्चुअल में जो बलून फ्लाइट थी ना, वो अगस्टे पिकार्ड का एक कारनामा था, इन्वेंशन आप कह लें। और ये ऊपर से काफी अच्छी तरीके से जो है ना सब कुछ नजर भी आता था, और अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी को भी इसी के खाते में डाला जाता है। और ये यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये सॉल्वे कॉन्फ्रेंस के मेंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमाइल हेनरियट। ये 1885 टू 1961 इनकी रीन है। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले पोटाशियम और रुबिडियम को बताया था कि ये जो डेली लाइफ के एलिमेंट्स है ना, ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी रेडियो एक्टिविटी इतनी नहीं होती जितनी नुकसानदेह हो सकती है। पॉल अर्नेस्ट, ये बंदे ऐसे हैं ना कि इसे ना तो हमारी बुक में इतना ज्यादा मेंशन किया गया है और ना ही हमें जो है इतना इनके बारे में बताया जाता है, लेकिन ये एक ऐसे बंदे हैं जिनके कारनामे बहुत है। ठीक है, ये ऑस्ट्रियन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन की है स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अब स्टेटिस्टिकल, या कितना मुश्किल नाम है इसका, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का नाम आते ही आपके जहन में यही आता है कि बंदा जो है ना वो उसने अपने आप को मारा होगा, क्योंकि स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स इतनी वियर्ड, इतनी स्ट्रेंज और इतनी अजीब सी फील्ड है ना, कि जिसको अगर आप ये कहें कि हम इसको अगर पढ़ने के लिए बैठे ना, तो इसमें से इंसान खुदकुशी बगैर करे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ये बात नहीं है कि हर कोई जो है वो पढ़ने वाला ही खुदकुशी करी हो उसने, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने करी है। इन्होंने क्या में इसका सुसाइड अटेम्प्ट यानी मर्डर किया अपना खुद 1933 में। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टूडेंट थे ऑफ द जायंट हू। ये आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमाल है कि आया ये, अच्छा, डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ द जायंट हू, ये किसके स्टूडेंट थे? ये एक मैंने लिंक लगाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस जायंट बंदे के स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट थे आजा लुडविग बोल्ट्जमैन के। मैं कहता हूं कि आज क्वांटम मैकेनिक्स की जो दरियाफ्त हुई थी 1900s के स्टार्ट में, अगर लुडविग बोल्ट्जमैन का काम ना होता ना क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो ये नामुमकिन था, और ये इनके स्टूडेंट थे। और लुडविग बोल्ट्जमैन ने भी खुदकुशी की थी, और ये भी स्टेटिस्टिकल मैकेनिक के माहिर थे। ये पॉल अर्नेस्ट इतने बड़े आदमी हैं कि इनके बारे में आइंस्टाइन ने एक मरतबा कहा था कि द बेस्ट टीचर इन आवर प्रोफेशन whom I have ever known, यानी आइंस्टाइन ने भी इनसे पढ़ा है। ये इतने बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं। पॉल अर्नेस्ट ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट। बस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्या कर सकते। अगले बंदे आते हैं बैक रो के अंदर, एडवर्ड हर्जिन। एडवर्ड हर्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये फ्लोरेंस यानी आई थिंक इटली 1877-1936 बेल्जियन केमिस्ट थे, रशियन डेसेंट मतलब रशिया से इनका एक ताल्लुक था। ही कोलैबोरेटेड विद इंडस्ट्रियलिस्ट अर्नेस्ट सॉल्वे, यानी जो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे सॉल्वे, वो जिन्होंने सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी, उनके साथ मिलके इन्होंने जो है ना ये काम सर अंजाम दिए कि भाई आप फिजिसिस्ट को, नोबल माइंड्स को बुलाएं, और इस किस्म के गैदरिंग से हम साइंस की एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कवरी, कॉम्प्रहेंसिव टेक ऑन ले सके। उसके बाद है थियोफाइल डिडोंडर। ये भी हमारे पास एक बेल्जियन मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट है और केमिस्ट है। इनका मेन काम है इन डेवलपिंग कोरिलेशन विद न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एफिनिटी एंड
गिब्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि केमिकल एफिनिटी मतलब ये कि एक रिएक्शन कब और कितना फेवरेबल है कि वो अकर हो। यानी मैं अगर अपने चूल्हे के अंदर अगर मैं बर्नर में नेचुरल गैस बर्न करता हूँ कितना इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये हो। इस तरह गिब्सियन कॉन्सेप्ट, गिब्स फ्री एनर्जी का आपने नाम सुना होगा, ये वो एनर्जी है। आई थिंक इसकी मेरे डिटेल में जाना नहीं चाहिए, इनका उस पे काम था। ओके, उसके बाद है हमारे पास ये थोड़ी सी बड़ी तस्वीर आ गई। ये है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, इनके बगैर मुश्किल है कि सरवाइव करे। अर्विन श्रोडिंगर, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, 12 अगस्त 1887 को पैदा हुए, 4 जनवरी 1961 को दारे फानी से पूछकर। वोमनाइजर है। वोमनाइजर का मतलब क्या है? ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट है। वोमनाइजर का मतलब ये है कि इनके जो है वो थोड़े से रिलेशंस जो है वो खराब थे। रिलेशन खराब ये थे कि हमने अपनी एक पॉर्न इंडस्ट्री में एक नाम सुना है, सुन रखा है, उसका नाम है गॉडेस का तस्वर है, ठीक है, मिस्ट्रेस का तस्वर है। वो तस्वर जो है ना, वो इन्होंने ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया था। यानी इनकी मिस्ट्रेस थी, और ये तीनों यानी अपनी मियाँ, बीवी और मिस्ट्रेस, ये तीनों इकट्ठे रहते थे, और आप कह लें बस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें इनके काम से करते। इंट्यूएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने दी। यानी जो बिल्ली आप देख रहे हैं, बिल्ली एट अ टाइम जिंदा भी है, मरी भी है, इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं यार। इसके बाद जब हमारे पास मिडिल रो आती है, उसके अंदर हम जब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हैं पीटर डिबे। पीटर डिबे के साथ एक ट्रॉफी भी बनी हुई है, ये वही डिबे लेंथ वाले हैं, ठीक है, और ये नोबेल लॉरेट भी हैं। 1884 में इनकी पैदाइश हुई, 1966 में इनकी वफात हुई। कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल मूवमेंट टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सिस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इन्होंने कहा कि मतलब आपके पास अगर कोई डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके दरमियान आपस में एक ख़ास किस्म की डायपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस्ड होगी, ठीक हो गया, और उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तब्दील होगा। मतलब अगर आप ये कहें कि क्वांटम मैकेनिक्स ने जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी है, उसके अंदर डिबे का बहुत बड़ा किरदार है। ये डच और अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। डच अमेरिकन का मतलब ये है कि डच में पैदा हुए थे और फिर अमेरिका भाग गए थे। डिबे वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्लिनजिंग जर्मन साइंस इंस्टीट्यूशन ऑफ जूश नॉन आरियन एलिमेंट, यानी जो होली नेशनलिज्म का नारा लगाया था हिटलर ने, उसके ये सख्त खिलाफ थे, और इन्होंने जूश को भी बीच में इन्वॉल्व किया साइंस के अंदर, जो चूँकि पाबंदी लग चुकी थी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के दरमियान पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव का कैरेक्टर है, ये यहाँ पर शो किया गया है कि कैसे डायपोल मोमेंट काम करता है। इस वजह से डायपोल मोमेंट का यूनिट जो है ना, वो भी डिबे ही है। मार्टिन कंडिसन जो है वो कोपनहेगन में पैदा हुए, यानी डेनमार्क में, और इनकी वफ़ात 1949 की है। इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, ख़ास तौर पे एकेडमिक में, क्योंकि इनका कंडेंसन नंबर, कंडेंसन गैस, कंडेंसन इक्वेशन, कंडेंसन सेल, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आज भी इस्तेमाल होती हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन भी रह चुके हैं। फिर आते हैं हमारे पास लॉरेंस ब्रेग, ये बड़े डैशिंग से बंदे हैं, पिकी ब्लाइंडर, ठीक हो गया। ये जो है ना, इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, वो एक्चुअल में इनको और इनके फादर को इकट्ठा नोबेल प्राइज़ मिला है। ये फिज़िक्स की तारीख में पहली मरतबा ये दो जोड़ी ऐसी है बाप बेटे की जिन्होंने कलेक्टिवली काम किया है। दोनों साइंटिस्ट थे, अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है। और अब अगर हम कहें कि क्रिस्टलोग्राफर थे, क्रिस्टल एक्सपर्ट्स थे, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे लॉरेंस ब्रेग और सर विलियम हेनरी ब्रेग, ये दोनों को 1915 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स के अंदर। चूँकि लॉरेंस ब्रेग की तस्वीर मौजूद है सोलवे कॉन्फ्रेंस में, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लॉरेंस ब्रेग पहले लिखा है, वरना हाफ नोबेल प्राइज़ इन दोनों ने शेयर किया था और काफ़ी बेहतरीन काम किया था। अगर देखा जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक खूबसूरत सी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का, ये भी इन्हीं का ही कारनामा है, क्योंकि इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल नहीं एज अ वेव ट्रीट किया, एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन जो हम कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ना हमें शो हुआ कि हाँ भाई ये पार्टिकल वेव दोनों बहुत साइमल्टेनियसली बिहेव करते हैं। हेनरी क्रेमर भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने रामन इफेक्ट के ऊपर जो है ना काफ़ी काम किया। CV रामन जो हैं वो इंडियन फिजिसिस्ट थे और इनको ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उस वक्त इंडिया ब्रिटिश के अंडर रूल था। उन्होंने जिस पे काम किया था रामन इफेक्ट, जिसके अंदर हम माइक्रो स्ट्रक्चर्स का उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाते हैं, तो इन्होंने उसको जो है ना एड्रेस किया था, ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है पॉल डिरेक। पॉल डिरेक का नाम किसी उसका मोहताज नहीं है जी। हमारे पॉल डिरेक का नाम आप सुनते ही आपके जहन में सबसे पहली चीज़ आती होगी एंटी मैटर। यानी हमारे पास अगर एक इन्होंने एक बहुत बड़ी इक्वेशन
डिराइव करी, उसका सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन आया प्लस माइनस में। उससे साबित हुआ कि यार आपका जो मैटर है ना वो उसका एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो किसी न किसी सूरत में छुपा होता है। 1902 में ये पैदा हुए, 1984 में इनकी वफात हुई। और इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो है ना इलेक्ट्रॉन की, इन्होंने बहुत एप्लीकेबल करी, मतलब आइंस्टाइन से काफ़ी मुतासिर थे। दैट्स वाई इन्होंने जो है ना अपना मेन एजेंडा जो है ना वो ये किया कि रिलेटिविटी को जो है ना वो पार्टिकल डायनामिक्स के ऊपर अप्लाई किया। थ्योरी ऑफ होल्स। होल्स क्या है? देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एक क्रिस्टल लेटस के अंदर, या किसी एक एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो जब वो बॉन्ड होते हैं तो वो पूरे लेटस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसकी जगह होल होगा। बस ये याद रखें। ये थ्योरी पहली मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो अगर हम कह सकें कि सेमीकंडक्टर को समझने के लिए सबसे पहले पॉल डिरैक ने कदम उठाया, तो ये भी बेजा ना होगा। 1933 में इन्होंने पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जो मैं कहता हूँ 20th सेंचुरी का काफ़ी 20th सेंचुरी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट अब तक का। क्यों? क्योंकि देखिए दो फोटॉन है, दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है, दोनों मिले एक ऐसा दो ऐसे पार्टिकल बने जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, जिन दोनों के ऊपर चार्ज है। लेकिन तो इससे साबित ये हुआ कि चार्ज भी कंजर्व हो रहा है, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस। तो इन्होंने क्या किया कि जब दो फोटॉन्स को मिलाया ख़ास एनर्जी के, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है ना, और साथ दूसरा एक नया पार्टिकल बन गया जो इलेक्ट्रॉन का एंटी वो था, वर्जन था, उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। दैट्स वाई इनको जो है ना वो नोबेल प्राइज़ भी मिला। Mathematically speaking, relativity theory and quantum theory are not only distinct from each other but also oppose each other। यहाँ पर ये मैंने लाइन इसलिए ऐड करी है क्योंकि ये इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भाई जो लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे फिर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिलेगी या ये होगा या वो होगा, तो वो कम से कम क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के पर्सपेक्टिव में अवेलेबल नहीं है। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों थ्योरीज के बारे में हम सब कुछ जानने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों थ्योरीज अपने आप को अपोज करती हैं। मिसाल के तौर पे हम क्वांटम लेवल पे जब जाते हैं तो हम चीज़ों को कर्वेचर के साथ, इन चीज़ों के साथ डील करते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा भी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल जाते हैं स्पेस टाइम के कर्वेचर में इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो उसके अंदर हम स्पेस टाइम को एज अ स्ट्रेट लाइन ले रहे थे। जब एक चीज़ को आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं और दूसरी चीज़ को आप सीधा ले रहे हैं तो भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन ये कि आप इस चीज़ को समझें कि एजम्पशंस में कितना बड़ा इशू है क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आते हैं आर्थर कॉम्पटन। इसके बारे में आपने नाम भी सुना होगा, ये इसलिए इतने मशहूर हुए हैं। अमेरिकन फिजिसिस्ट एक तो थे और ऊपर से 1927 में इनको जो है ना नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इनकी डिस्कवरी जो थी वो कॉम्पटन इफेक्ट था। हमें अक्सर मॉडर्न फिजिक्स की किताब में ये पढ़ाया जाता है कि आर्थर कॉम्पटन या कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना वो ये फाइंड करता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन जो है वो एक्चुअल में एक्ट करता है एज अ पार्टिकल। ठीक हो गया, इन्होंने ये बताया था। उसके बाद आते हैं सबसे बड़ी तस्वीर, प्रिंस लुइस वेक्टर डिब्रोगले। डिब्रोगले के बारे में जो है ना जितना कहा जाए वो कम है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि यार आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो रिलेटिविस्टिक टर्म्स यूज़ हुई हैं, इसके अंदर हमें ये बताता है कि मास इज एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। ये एक्चुअल में रिलेट करता है इस कॉन्सेप्ट से जो क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें दिया कि एक्चुअल में एवरीथिंग इज एक्टिंग लाइक अ वेव एट वेरी माइन्यूट स्केल। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि भाई इन्होंने उस वेव की वेवलेंथ भी बताई। अब एक होती है हमारे पास सिंपल वेव्स होती हैं ना, इस तरह मैटर की भी अपनी वेव्स होती हैं। इन्होंने मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करते हैं। ये हम इसको ये नहीं कह सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम किसी चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में लाए कहाँ करता है। ठीक हो गया। इन 1929 द स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस कन्फर्ड हिम द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स फॉर डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने पहले वेव नेचर बताई, फिर लॉरेंस ब्रेग ने इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा डाइफेक्शन के थ्रू साबित किया कि भाई हाँ वाकई में ये वेव की तरह बिहेव करता है। उसके बाद आते हैं मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न अनदर ज्यूश 1882 में बॉर्न हुए और 1970 में इनकी वफात हुई। ये जर्मन ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक हो गया, इनकी ज्यूश रूट्स थी। और दूसरी बात ये कि इनको 1954 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने फंडामेंटल रिसर्च करी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। वही स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन जो लुडविग बोल्ट्जमैन की थी। उसके बाद आते हैं हमारे पास हीरो, हद से ज़्यादा मशहूर नील्स हेनरिक डेविड बोर, डेनिश फिजिसिस्ट, डेनमार्क के, चश्मो चराग। ठीक हो गया,
1885 में इनकी पैदाइश हुई, 1962 में इनकी वफ़ात हुई, और ये जो है आइंस्टाइन के साथ बड़े इन रहते थे। ठीक है, काफ़ी टैलेंटेड बंदे थे। हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, जिसके अंदर इन्होंने पहले बताया कि प्लांक्स की जो क्वांटम रेडिएशन की कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करके जो है ना एटॉमिक न्यूक्लियस की डिपिक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इन्होंने जो है ना 1922 में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है सिंगल एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन का, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली, और फिर बाद में रदरफोर्ड और उनके थ्रू जो है ना इसका डिस्कवरी हुई, तो फिर हमें पता चला कि भाई ये बात सही की थी, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नाजी ऑक्यूपेशन, जब डेनमार्क में हिटलर ने हमला किया वर्ल्ड वॉर 2 में, तो बोहर ने जो है ना वो स्वीडन भाग गए। ठीक हो गया। उन्होंने अपने आखिरी जो 2 साल थे वो इंग्लैंड में भी गुजारे, अमेरिका में भी फिर रहे। ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है ऐसे टैलेंटेड लोग फिर एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट में ही जाते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट में AEP में अमेरिका के इनको रख लिया गया, और उन्होंने वहाँ पर फिर काफ़ी काम किया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनका बड़ा काम है। ठीक हो गया। तो भाई ये कहा जाए कि इन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर US को एटम बम दिया, तो ये बेजाना होगा। ओके, ये हमारे पास जो मिडल रो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जाते हैं अपनी फ्रंट रो पे। तो हम फ्रंट रो पे जब आते हैं, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली हस्ती जो हमें नज़र आती है वो है एर्विंग लैंगम्यूर। ठीक है ना। ये मुझे इसलिए पसंद है ज़्यादा क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स बहुत चाहिए आजकल के इंजीनियर को, आजकल के डॉक्टर को, फिजिसिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को। इन इन लोगों को जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, आप इनको देख लेना कि इन्होंने कैसी कैसी डिस्कवरीज करी हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात से। 1881 में इसकी पैदाइश हुई, 1957 की वफात हुई। अमेरिकन केमिस्ट, फिजिसिस्ट और इंजीनियर, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे थे। दैट्स वाई जो है ना इन्होंने, मैं कहता हूँ कि ये इतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल की वजह से नोबेल प्राइज हासिल किया। ठीक है, अर्विन लैंगम्यूर। ठीक है, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1932। ठीक है ना, इन्होंने जो सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर वर्क किया था। ठीक हो गया। सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर वर्क जो है ना वो एक्चुअली में मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के उसके रिलेटेड था। आई एम बेसिकली एन मैकेनिकल इंजीनियर, बट प्रॉब्लम इज आई लव फिजिक्स। ठीक हो गया, और ख़ास तौर पे मेरा ग्रेफीन पे काम था। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मैंने इनकी काफ़ी बुक्स को छाना बीना किया था। मेटलर्जिकल इंजीनियर थे बेसिकली, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में इनका काफ़ी होल्ड था। ठीक है ना। लैंगम्यूर स्टडीज embraced chemistry, physics and were largely the outgrowth of the studies of vacuum phenomena। यानी जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो करना, एक्सपेरिमेंटली ज़ाहिर प्रूफ करना पड़ता है आपको अपना फिनोमेना, तो इन्होंने सब कुछ खुद ही किया सरफेस केमिस्ट्री में। तो जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया तो फिर काम तो करना पड़ेगा। आ गए जी लव, बुल्सआई। ये बंदा जो है ना मैं कहता हूँ लव है। मार्क्स, कार्ल, अर्नेस्ट, लुडविग, प्लांक, कितने बहुत बंदे हैं। मार्क्स, मैक्स बॉर्न का मार्क्स है, कार्ल का कार्ल, मार्क्स का कार्ल है। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो है अर्नेस्ट है, लुडविग बोल्ट्जमैन का लुडविग है, और प्लांक का प्लांक है। ठीक हो गया ना। जर्मन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से प्रोशियन पर्शियन एम्पायर जो थी, प्रोशियन, ये जर्मन की जो एम्पायर थी, उसमें जो है ना ये बड़े काफ़ी तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बड़े साइंटिस्ट का साथ दिया। आइंस्टाइन, मारी क्यूरी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट इनके शागिर्द। प्लांक का शुमार जो है ना वो हिस्ट्री ऑफ साइंस में जो है ना अजीम तरीन इंसानों में होता है। ठीक है, 1858 में इनकी पैदाइश हुई, 1947 में। एक तो इन्होंने उम्र भी काफ़ी लंबी पाई, ऊपर से बड़े बड़े साइंटिस्ट के ये मेंटोर रहे, जिसमें सबसे सर फेहरिस्त अल्बर्ट आइंस्टाइन है, फिर मारी क्यूरी हैं, और फिर आप जाते जाए फिलिप लेनार्ड। ठीक हो गया। प्रोशियन थे यार। एक साइंटिस्ट को जिस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए ना, मैं कहता हूँ वो देखे कि मार्क्स प्लांक ने कैसे जिंदगी गुजारी है। ठीक है, ऊपर से इतने बेहतरीन और इतने टैलेंटेड कि इन्होंने एक मतलब ये खिड़की के साथ टेक लगाए खड़े हुए थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट है ये, और दूसरी जो रेडबर्ग्स लॉ है, ये क्यों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। यानी हायर वेवलेंथ के लिए एक लॉ, लोअर वेवलेंथ के लिए एक लॉ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कॉन्टिन्यूस है। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा ना हो कि क्लास कंटिन्यूटी में ही मसला हो। तो उन्होंने क्या किया कि चीज़ों को कहा गया, देखो जिस तरह पानी आसमान से जो है ना वो एक साथ बाल्टी की शक्ल में दाखिल नाजिल नहीं होता, वो कतरे कतरे करके आता है।
तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई, मेरा ख्याल में क्वांटा की शक्ल में आता होगा, एनर्जी भी क्वांटा की शक्ल में ही है। जब इन्होंने क्वांटाइज किया एनर्जी को तो 1918 का नोबेल प्राइज फिर इन्हें मिला। केजर विलियम सोसाइटी जो थी ना, उसकी ये प्रेसिडेंट थे, और प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में ये मेंबर रहे, प्रेसिडेंट रहे, परमानेंट सेक्रेटरी रहे, ठीक है ना। और उनकी बेसिक, मैं कहता हूँ, कमाल था जो प्लैंक्स कांस्टेंट था, जो इन्होंने बताया कि एक्चुअल में फंडामेंटल नेचर जो है ना, कि रियलिटी किस तरीके से काम करती है, वो इन्होंने समझा दिया कि सबसे छोटी एनर्जी 6.626070515 क्रॉस 10 टू द पावर -34 जूल्स पर हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इससे छोटी चीज की एनर्जी की जो वैल्यू होगी ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती इस वर्ल्ड में। ये समझने के लिए आपको बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, ठीक है ना। Plunk faced a troubled and tragic period in his life during the period of Nazi government। ठीक हो गया। इन्होंने जाहिर प्रोशा जो एक एक होली रोमन एम्परर का हिस्सा था, लेकिन फिर जब होली नेशनलिज्म आया तो उसके नतीजे में जो है ना फिर मसले मसाइल हो गए। अब आते हैं जी मारिया सलोमिया स्क्लोडोवस्का मरे क्योरे। ठीक हो गया। ये एक ऐसी वाहिद इस पूरी पिक्चर में एक औरत है जिन्होंने एक तो है भी वाहिद औरत, ऊपर से इन्होंने 2 नोबेल प्राइज लिए, एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में, और फीमेल भी। कमाल इनके, मेरे ख्याल पैरों की जूती है। ओनली फीमेल इन पिक्चर, ट्वाइस विनर ऑफ नोबेल प्राइज, born in 867 and 1934 is his her death। Polish and naturalized French physicist and chemist who conducted pioneering research on radioactivity। इनके मेन रिसर्च जो है ना वो रेडियो एक्टिविटी पे है। रेडियम और पोलोनियम इन्होंने एलिमेंट डिस्कवर किए, और अब जो है रिसेंटली इनके एलिमेंट इनके नाम पे रखा गया, जिसे कहते हैं क्यूरियम। असल में इनका सीन जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। ये अलग रिसर्च कर रही थी लैब में, और इनके हेनरी बेकरल थे वो अलग रिसर्च कर रहे थे। हेनरी बेकरल ने जो है ना वो देखा कि भाई ये कोई ख़ास चीज़ है, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है ना ख़ास किस्म के धब्बे नज़र आते हैं, तो ये पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने जब दराज खोल के देखा तो उसके अंदर यूरेनियम के सैंपल पड़े हुए थे। मतलब ये हुआ कि यूरेनियम से कोई ऐसी रेज निकल रही हैं जो हमें नज़र तो नहीं आ रही, ना ही कैथोड रे में डिटेक्ट हो रही हैं, लेकिन वो हैं। तो उन्होंने भी वहाँ बताया, और मरी क्यूरी ने, मैम क्यूरी ने भी इसको बताया कि भाई ये क्या सीन है ना। तो चूंकि इन्होंने डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट दिया, तो रेडियम और पोलोनियम एक एलिमेंट्स हैं जो डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में वजूद में आते हैं। ठीक हो गया। तो फिर ये इनके नाम पे फिर एलिमेंट भी नाम रखा गया क्यूरियम। और इनकी जो डेथ है वो रेडिएशन में ज़ाहिर हर वक्त काम करती रहती है। इनको ये तो पता नहीं था कि यार यूरेनियम की जो रेडिएशन निकल रही है ये ख़तरनाक है या फ़ायदेमंद है। तो इनके नतीजे में जो है ना इनको कैंसर हो गया था, और ये दार फ़ानी से कूच कर गए। अभी मैं इनके एक बड़े जो है ना लवर, यानी इनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। वो तो इनके हस्बैंड थे पेरी, और जे पेरी। लेकिन उनकी इनकी वफ़ात के बाद, जे पेरी की वफ़ात के बाद मैरी क्यूरी से इनके एक और बंदा भी प्यार करता था, तो मैं आपको बाद में उनका बताऊँगा। हेनरिक एंटोन लोरेंट्ज़, अनदर माइंड ब्लोइंग फिज़िसिस्ट। ठीक हो गया। आखिरी लाइन में जो बड़े ज़बरदस्त फ्रंट रो में, बेहतरीन फिज़िसिस्ट, नोबेल लॉरिएट, ठीक है। मैं कहता हूँ आइंस्टाइन की जितनी भी डिस्कवरीज़ है ना, वो बेस करती हैं स्पेशल रिलेटिविटी के पेपर पे, जो E इक्वल्स mc स्क्वायर के ऊपर एंड होता है और स्टार्ट लोरेंट्ज़ फैक्टर से, और वो है ये गैमा। ठीक है, जो स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में हमें गैमा फील होता है। ये हमारे पास डच फिजिसिस्ट है, ठीक है। इन्होंने लोरेंट्ज़ फोर्स का कॉन्सेप्ट भी दिया, यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग सकती है, एक्सेलरेट कर रहा है। लोरेंट्ज़ ऑसिलेटर मॉडल भी दिया, ठीक है। 1902 में, यानी दूसरा नोबेल प्राइज इनको मिला फिजिक्स में। और इन्होंने क्या नाम है उसका, जीमन के साथ काम किया था। जीमन इफेक्ट मैं आप लोग बुक में ही पढ़ चुके हैं, आई थिंक सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की बुक में है। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की बुक में है, और फिजिक्स में आई थिंक सेकंड ईयर की बुक में है। जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट क्या है? जीमन इफेक्ट यार जी, आपको ऐसे समझो कि जब आपके पास कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप होता है, तो उसके अंदर जो हाई वोल्टेज होती है, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज के अंदर जो है ना हाई हैवी एलिमेंट्स जो है ना वो एक खास किस्म की रेडिएशन देते हैं। इस रेडिएशन का जवाब जो है ना बोहर एटॉमिक मॉडल में नहीं है। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जो बिल्कुल ही नोवेल है। तो फिर बाद में आगे जाके जब इसका पता चला कि भाई ये एक ऐसा
डिफरेंट इफेक्ट है, तो इसके ऊपर जो है 1901 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया। पहले 1902 में पहले नोबेल प्राइज जो है ना वो एक अजीब सी चीज डिस्कवर करने पे आपको मिल जाता था, लेकिन फिर बाद में उस अजीब सी चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जब तक ना मिले उस वक्त तक नोबेल प्राइज नहीं मिलता था। अब आते हैं जी आई थिंक सबसे कंट्रोवर्शियल और सबके हीरो, ठीक है ना, इतना बड़ा तस्वीर है इसका तो, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इन जैसा बंदा जो है ना वो हिस्ट्री में फिर नहीं आया। ठीक है, इनकी पैदाइश थी जी 14 मार्च 1879 और आई थिंक स्टीफन हॉकिंग की ये तारीख है, नहीं, हाँ, 1955 जो है ना वो इनकी तारीख वफात थी और स्टीफन हॉकिंग की ये तारीख पैदाइश थी। ठीक हो गया, ये एक इसमें काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। और जर्मन बॉर्न थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। ही वाज ऑफर्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल। जब इसराइल बना, ठीक है, तो वो जो कि ज्यूश स्टेट था, ज्यूश स्टेट नहीं ज़ायनिस्ट स्टेट था, ज्यूश तो नहीं कह सकते उसे, तो उन्होंने जो है ना कहा कि भाई आप भी ज्यू हैं तो आके हमारी स्टेट को ओन करें प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ सबसे बड़े यहूदी मुल्क में जो कि अमेरिका है। डॉक्टर कायम वाइजमैन एस्टेब्लिशिंग हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम, इसके अंदर आइंस्टाइन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है जी म्यू यू 8 पाई जी और सी पावर 4 टाउ, ये है आपके पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इतनी बेहतरीन थ्योरी जिसने आज तक ऐसी थ्योरी नहीं आई है। ठीक है, स्पेस टाइम को एक 4D फैब्रिक के तौर पे पेश किया गया और मास जो है उसके अंदर बेंड करता है स्पेस टाइम के फैब्रिक को चारों तरफ से। वो बेंड जो है ना वो एक एहसास पैदा करता है जिसे हम सब ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन नोबेल प्राइज इनको इस पे भी नहीं मिला। नोबेल प्राइज इनको मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल अगेन टॉपिक है, जिसके ऊपर कहते हैं कि फिलिप लेनार्ड ने ये काम किया था और फिर इसका क्रेडिट जो है वो खान साहब को चला गया। खान साहब से मुराद एल्बर्ट आइंस्टाइन है। E इक्वल्स एम सी स्क्वायर, मोस्ट फेमस इक्वेशन हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें किसी को नहीं पता। स्पीड ऑफ लाइट या क्या कर रही है, मास और एनर्जी क्यों बराबर है, फलाना। चलो खैर है, कभी तो पता चल जाएगा, लेकिन पढ़े करें। अगला फिजिसिस्ट है हमारे पास पॉल लैंगविन। ठीक है, 1872 में इनकी पैदाइश हुई, 1946 में इनकी वफात। फ्रेंच फिजिसिस्ट से डेवलप किया लैंगविन डायनामिक्स, लैंगविन इक्वेशन, ठीक है, जो हायर फिजिक्स में यूज होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट थे ह्यूमन राइट्स लीग के और फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना इसके अंदर काफ़ी मुतहर्रिक थे। और ही वॉज अ डॉक्टरल स्टूडेंट ऑफ पेरी क्यूरी एंड लेटर अ लवर ऑफ विडोड मैरी क्यूरी। ठीक हो गया, ये वो बंदे हैं जिनके दिल में जो है ना कुछ कुछ होता था मैरी क्यूरी को देख के। ठीक है, आई थिंक लवर ही थे, शादी नहीं हुई थी इनकी। चार्ल्स एविन गाय 1886 1942 स्टडिंग द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल रोटेटेड डिस्पर्शन एक्सप्लोरेटरी शुगर। ये जो एक वर्ड यूज होता है हमारी एफएससी की बुक में भी और हमें किसी को नहीं पता, मुझे भी बहुत मुश्किल से इसका अंदाजा होता है कि भाई ये चीज़ एक्चुअल में काम क्या करती है। एक्चुअल में क्रिस्टल सॉलिड जो है ना वो जब लिक्विड से सॉलिड बनते हैं ना तो एक खास किस्म की हैबिट फॉलो करते हैं, जो एक खास किस्म की पाथ है, स्टेप है, वो फॉलो करते हैं। तो अगर हम इनिशियल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इनका तब्दील करते हैं ना तो इसके नतीजे में जो है ना क्रिस्टल की जो हैबिट है वो थोड़ी सी तब्दील होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। क्रिस्टल जो अगर उनके अंदर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करें और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पोलराइज हो जाए, प्लेन पोलराइज हो जाए, तो उसके नतीजे में जो है ना उनको हम कहते हैं डेक्सो रोटेटरी। डेक्सो रोटेटरी उन क्रिस्टल्स को कहते हैं डेक्सो रोटेटरी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और वो शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डेक्सो रोटेटरी शुगर होती है, क्योंकि अगर इसके अंदर से हम लाइट पास करें तो अगर लाइट जो है ना वो सीधी मतलब ऑसिलेट कर रही है तो वो वर्टिकली ऑसिलेट करने लग जाएगी। ये फिर आप उसमें ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्या कहते हैं उसे प्रैक्टिकली। चार्ल्स थॉमस रीस विल्सन, ये भी नोबेल लॉरिएट हैं। ठीक है, इनके बारे में हम इतना नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1959 में इनकी वफात हुई। स्कॉटिश फिजिसिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट थे। नोबेल प्राइज इनको जो है ना क्लाउड चैम्बर बनाने पे मिला। ओवेन विलियम्स रिचर्डसन, ये भी नोबेल लॉरिएट हैं। इनको मिला नोबेल प्राइज 1928 में फॉर द थर्मियोनिक इमिशन विच लेड टू रिचर्डसन लॉ। यानी थर्मियोनिक इमिशन ये होती है कि भाई आप जब किसी पार्टिकल को किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके अंदर से एक खास किस्म की रेडिएशन निकलती हैं। वो रेडिएशंस वो थर्मियोनिक थर्म मतलब हीट टेम्परेचर
वो जो इमिशन है वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, टेम्परेचर के कौन से रिलेट करती हैं, कौन से प्रोपोर्शनल रिलेट करती हैं, ये सब चीज़ें जो है रिचर्डसन के एक्सपेरिमेंट ने हमें बताई। दैट्स वाई आगे जाके लॉ हमें मिला। और ये थे दुनिया के कुछ अजीम माइंड्स जिनके बारे में हम जो है वो जानते हैं, लेकिन मैंने इसको एक बड़े खूबसूरत से बड़े माइंड मैप में इसको सारों को पिरो दिया। आपको ये माइंड मैप मिल सकता है। आप ये माइंड मैप टोटली आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपकी इसकी कॉस्ट बस यही है कि आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक कर दें। ठीक है, इससे मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है। इफ़ यू वांट टू donate, then you have I put my link of Patreon into the description. अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।